अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। हवेली की लंबी राहदारियों में चलते हुए आज पहली बार चौधरी हैदर के कदम भारी हो गए थे। वही राहदारियाँ, वही दीवारें, वही कमरा। मगर आज उसे अपने ही कमरे तक पहुंचने का ये मुख्तसर सा रास्ता भी सदियों जितना तवील महसूस हो रहा था। हर कदम के साथ उसके जहन में महर की वही तस्वीरें उभर रही थी। जिंदान के सर्द फर्श पर बेहोश पड़ी महर, उसके आंसू, उसका बेबसी से उसके कदमों को पकड़ना और फिर वो ज़ोरदार थप्पड़। हैदर ने बेख्तियार अपनी मुट्ठी भींच ली। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो किस मुंह से महर का सामना करे। कमरे के दरवाजे तक पहुंचकर वो चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा। उसके हाथ ने कई बार दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर हर बार जैसे हिम्मत जवाब दे गई। तभी उसे अचानक महर की माँ से किया हुआ वादा याद आया। उसने गहरा सांस लिया और आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। महर बिस्तर पर नीम दराज थी। चेहरे पर पहले से कुछ रंग वापस आ चुका था, लेकिन शदीद कमज़ोरी अब भी उसके वजूद से साफ झलक रही थी। हैदर ने एक नज़र उस पर डाली, फिर नज़रें झुका ली। तुम्हारी अम्मी का फ़ोन आया था। उसकी आवाज़ पहले से कहीं ज़्यादा धीमी थी। मैंने वादा किया था आज तुम्हारी बात करवा दूंगा। उसने खामोशी से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और नंबर मिलाया। फ़ोन महर की तरफ बढ़ा दिया। दूसरी तरफ से बेताब आवाज़ सुनाई दी। महर, मेरी बच्ची। ये आवाज़ सुनते ही महर की आंखें नम हो गई। जी अम्मी। कैसी हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। तुम्हारी आवाज़ इतनी कमज़ोर क्यों लग रही है? महर ने एक लम्हे के लिए खामोशी से हैदर की तरफ देखा। वो सर झुकाए खड़ा था। बस तबीयत ज़रा ख़राब थी, अब काफ़ी बेहतर हूँ। और हैदर, वो तुम्हारा ख्याल तो रखते हैं ना? ये सवाल सुनकर महर के दिल में एक कसक सी उठी, मगर अगले ही लम्हे उसने अपने सारे ज़ख्म दिल के अंदर दफन कर दिए। जी अम्मी, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अब बिल्कुल फ़िक्र ना करें। महर की माँ ने इत्मीनान का सांस लिया। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। कुछ देर मज़ीद बातें होती रहीं। फिर महल काल बंद करने ही वाली थी कि हैदर ने आहिस्तगी से उसके हाथ से अपना मोबाइल ले लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अगर आपको सहूलत हो तो कल हवेली ज़रूर आ जाइए। महर भी आपसे मिलकर खुश हो जाएगी और एहसन को भी साथ लेकर आइएगा। दूसरी तरफ से फ़ौरन जवाब आया। ज़रूर बेटा, इंशाअल्लाह हम कल सुबह पहुंच जाएंगे। हम आपका इंतज़ार करेंगे। इतना कहकर हैदर ने कॉल ख़त्म कर दी। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई। चंद लम्हे कोई कुछ न बोला। आखिरकार हैदर ने धीमे लहजे में कहा, अब तुम आराम करो। डॉक्टर ने ज़्यादा बात करने से मना किया है। इसने दरवाजे की तरफ देख कर आवाज़ लगाई। दाई सकीना। चंद लम्हों बाद सफ़ेद दुपट्टे पे मलबूस उम्र रसीदा दाई सकीना अंदर आई। जी छोटे मालिक, हैदर ने संजीदगी से कहा, आज से महर की हर जिम्मेदारी तुम्हारी है। वक्त पर दवा, खाना, आराम, हर चीज़ का ख्याल रखना और उन्हें एक लम्हे के लिए भी अकेला मत छोड़ना। जैसा हुक्म छोटे मालिक। हैदर ने एक लम्हे के लिए महर की तरफ देखा। उसकी ख्वाहिश थी कि कुछ और कहे, शायद माफ़ी मांग ले, मगर अल्फाज उसके गले में ही रुक गए। वो खामोशी से पलटा और कमरे से बाहर चला गया। शाम ढलने तक महर की तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। वो बिस्तर के साथ टेक लगाकर बैठी हुई थी। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। हैदर अंदर आया। उसके हाथ में दवा और पानी की ट्रे थी। वो खामोशी से बिस्तर के करीब आया। दवा का वक्त हो गया है। उसने अपने हाथ से दवा निकाल के महर की तरफ बढ़ा दी। महर ने खामोशी से दवा ले ली। न कोई शिकायत, न कोई शुक्रिया, सिर्फ खामोशी। और यही खामोशी हैदर के दिल पर हर इल्ज़ाम से ज़्यादा भारी पड़ रही थी। इसने पानी का गिलास थामे रखा जब तक महर ने दवा निकल ना ली। फिर उसने तकिया ठीक किया, कंबल आहिस्तगी से उसके ऊपर उड़ा दिया। अब सो जाओ। आज इसके लहजे में हुक्म नहीं था, फ़िक्र थी। महर ने चंद लम्हे खामोशी से उसे देखा। पछतावा उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन दिल के ज़ख्म सिर्फ पछतावे से नहीं भरते। इसने नज़रें फेर ली और खामोशी से आंखें बंद कर ली। हैदर काफ़ी देर तक वहीं खड़ा उसे देखता रहा। फिर कमरे की रोशनी मद्धम की और हमेशा की तरह फासले का एहतराम करते हुए सफ़ेद सोफे पर जाकर लेट गया। अगली सुबह हवेली के मरकज़ी दरवाजे पर एक स्याह गाड़ी आकर रुकी। चंद लम्हे बाद महर की माँ और एहसन अंदर दाखिल हुए। नौकरों ने उन्हें इज़्ज़त से ड्राइंग रूम तक पहुँचा दिया।
دائی سکینہ نے کمرے میں آ کر آہستگی سے کہا، چھوٹی مالکن، آپ کی امی اور بھائی آپ سے ملنے آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی مہر کے چہرے پر کئی دنوں کے بعد ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ آہستہ آہستہ بستر سے اترنے لگی، مگر کمزوری کے باعث اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اتنے میں حیدر نے آگے بڑھ کر سہارا دینا چاہا، مگر مہر نے خاموشی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ حیدر کے بڑھتے ہوئے ہاتھ وہیں رک گئے، اس نے کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ چند لمحوں بعد مہر خود کو سنبھالتی ہوئی ڈرائنگ روم میں پہنچی۔ جیسے ہی اس کی ماں کی نظر اس پر پڑی، وہ بے اختیار آگے بڑھی اور اسے سینے سے لگا لیا۔ میری بچی! مہر بھی کئی دنوں کے بعد ماں کی آغوش کو پا کر ٹوٹ گئی، اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ احسن بھی قریب آ گیا۔ کیسی ہو باجی؟ مہر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اب پہلے سے بہت بہتر ہوں۔ تم دونوں کو دیکھ کر تو اور بھی بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ احسن نے محبت سے بہن کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بس آپ خوش رہیں، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ اسی دوران حیدر بھی وہاں آ گیا۔ اس نے احترام سے مہر کی ماں کو سلام کیا۔ کچھ رسمی باتوں کے بعد سب ایک ساتھ بیٹھ گئے۔ حیدر نے خود نوکروں کو ناشتہ لگانے کا حکم دیا۔ مہر خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ یہ وہی حیدر تھا، مگر اس کا انداز پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ اس کے لہجے میں پہلی بار نرمی محسوس ہو رہی تھی، مگر مہر کے دل پر لگے زخم اب اتنے گہرے تھے کہ وہ چاہ کر بھی سب کچھ بھلا نہیں سکتی تھی۔ ناشتہ ختم ہونے کے بعد احسن نے گاڑی کی طرف دیکھا۔ امی، ہمیں اب چلنا چاہیے۔ مہر کی ماں نے پیار سے بیٹی کا ماتھا چوما۔ اپنا خیال رکھنا بیٹا، وقت پر کھانا کھانا اور دوا لینا مت بھولنا۔ مہر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ حیدر خود انہیں حویلی کے مرکزی دروازے تک چھوڑنے گیا۔ گاڑی روانہ ہوئی تو وہ کچھ دیر وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے واپس اندر آ گیا۔ دوپہر گزرتے ہی اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف کی بات سنتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ کال ختم ہوئی تو وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر سیدھا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مہر کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی۔ حیدر چند لمحے خاموشی سے کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، ہمیں چند دنوں میں اسلام آباد منتقل ہونا ہوگا۔ مہر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اسلام آباد؟ حیدر نے مختصر سا جواب دیا، ہاں، کچھ ضروری معاملات ہیں جنہیں مزید ٹالا نہیں جا سکتا۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ مہر کو اندازہ نہیں تھا کہ اسلام آباد کا یہ سفر اس کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔